जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब है ये। और सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है वो सोसाइटी का चल रहा है। हालांकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि ये पॉलिटी की किताब है, बट एक्चुअल में ये आपके सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी की किताब है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ्स आपको जो है वो ऑलरेडी मिल जाएंगी, प्लस कौन सी बुक और किस सब्जेक्ट वाइज हम लोग पूरी कवर करेंगे, तो उसका ऑलरेडी शेड्यूल वहां पर तैयार है, बना हुआ है। सो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने इस क्लास में यानी कि 8th क्लास की बुक में ऑलरेडी काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। 4 चैप्टर्स हमने जो है वो कवर कर लिए थे। कौन से चैप्टर्स कवर किए थे, तो देखो हमने जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म के टॉपिक को जो है वो कवर कर लिया था। पार्लियामेंट वाले टॉपिक को कवर कर लिया था कि पार्लियामेंट क्या है, और हमने कानून के बारे में एक बेसिक जानकारी जो है वो हासिल करी थी। आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग कौन से डिस्कस करने वाले हैं, एक जुडिशरी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे कि ये क्या चीज है। उसके बाद फिर मार्जिनलाइजेशन को कैसे दूर करना है उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो ये हम लोग चलते हैं डायरेक्टली हमारे जुडिशरी वाले चैप्टर पे, और यहां से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट है जुडिशरी की, जहां से हम लोग को कवर करना है। ये वाला टॉपिक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम जुडिशरी वाले टॉपिक पर। चलिए लेट स्टार्ट। तो देखो जुडिशरी वाले टॉपिक में, और अगेन फिर से स्टार्ट करने से पहले आप लोग को रिमाइंड कराना चाहता हूं मैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से क्लासेस अगर आप देखेंगे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास 6, तो आपको सीरीज में चीजें समझ में आएंगी, वरना फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगी। तो आप स्टार्टिंग से देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। प्लस अगेन मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये किताब डिजाइन की गई है छोटे क्लास के बच्चों के लिए, यानी कि 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो हमें स्टोरीज पे नहीं जाना है। मैं जो चीज आपको समझाऊंगा उस चीज पर आपको मेनली फोकस करना है, क्योंकि आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो एक आईएएस ऑफिसर बनने की, तो उस पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको चीजों को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो न्यूज़पेपर से हम लोग को जानकारी मिलती है कोर्ट के बारे में, जैसे कि कोर्ट ने ये फलाना आदेश दिया, राइट। ऐसी अक्सर न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि आती रहती हैं, राइट, जुडिशरी से रिलेटेड। सो कानून जो है वो सभी पर इक्वली जो है वो एप्लीकेबल होता है। यस, हमने पिछली क्लास में जो है वो कवर किया था, राइट। नो वन इज अबव लॉ, याद आ रहा है कुछ? ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था, राइट, कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें हमने जो है डिस्कस करी थी। सभी के लिए सेम प्रोसीजर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इस जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, कि सभी के लिए कानून एक समान है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर कोर्ट एग्जिस्ट करती है, और उसी को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। देखो एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी, और एक है एग्जीक्यूटिव। तो ये टॉपिक तीनों, इस तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि ना एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेटिव बॉडी जुडिशरी के साथ इंटरफियर नहीं करेगी। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो डिसीजन देगी, और जुडिशरी के डिसीजन जो होंगे वो फुल एंड फाइनल होंगे। यस, तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या रोल होता है जुडिशरी का, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो कोर्ट जो है गाइस बहुत सारे मुद्दे पर जो है वो डिस्कशन करती है। वो डिसाइड करती है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को ना मारे, राइट। नदी का पानी का जो शेयरिंग जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए राज्यों के बीच में, क्योंकि शेयरिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड भी मुद्दे हम लोग को कोर्ट पे देखने को मिलते हैं, राइट। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो कोर्ट उनको पनिश करती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपको बुलेट पॉइंट्स में चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि रोल क्या है जुडिशरी का? रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना। डिस्प्यूट्स किसके बीच में? आपस में सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहला पॉइंट रोल क्या है जुडिशरी का? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब आप इसके नीचे 4 पॉइंट्स डाल देंगे किस प्रकार के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। आपस में सिटीजन्स के बीच के डिस्प्यूट, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट। बात समझ में आ रही है? दूसरा जुडिशियल रिव्यू, ये चीज आपने कई बार सुनी होगी। कई बार कोर्ट जो है वो क्या करती है, जानबूझकर कानून को जो है वो चेक करती है, समय समय पर देखती है कि कहीं वो कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा।
कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी समाज के अंदर जो है वो ऐसी तो नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से परे है या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। यस, तो इसको देखती है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? जुडिशरी। जुडिशरी ही बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लिखी है और उसका क्या मतलब है, वो ही डिफाइन करती है। यस, तो जुडिशरी के पास ये भी पावर है कि वो कुछ कानून को जो है वो जो पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया है तो जुडिशरी उसको खारिज कर सकती है ये बोलकर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। यस, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किस कानून के तहत जो है वो लाया गया है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया दिया था, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर यानी किस कानून के तहत नहीं, हालांकि एक्चुअली यू नो अबाउट इट कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी कानून के तहत नहीं लाया गया है, किस जजमेंट के थ्रू, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था। आपको वो जजमेंट का मुझे नाम बताना है विथ ईयर। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कि सर जब जुडिशरी देखती है, कोर्ट देखती है, न्यायालय देखती है कि कहीं कोई कोई कानून गड़बड़ तो नहीं है, या फिर देखती है कि कहीं कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है जो कि संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, तो ऐसी एक्टिविटीज को बैन कर देती है कोर्ट। या फिर कई बार जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट जो है वो डायरेक्शंस भी देती है सरकार को, बोलती है कि ये करिए, ऐसा ऐसे कानून बनाइए। यस, तो ये चीज। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कानून को बरकरार रखना और फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर तरीके से लागू करना। हर एक व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर पहुंच सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो है वो कहा है कि हर एक सिटीजन के पास राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूडेड है। अब देखो ये क्यों कहा, और ऐसे आर्टिकल 21 के अंदर ऐसी 50 चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐड करती रहती है। क्यों? क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी। अब सुनो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये कंपनसेशन की बात जो है वो करी थी कि लोगों की जो है वो जान चली गई तो उस पर कंपनसेशन जो है वो दिया जाए, राइट, इमरजेंसी के समय पर। तो इस ये कंपनसेशन की बात जो है वो इसीलिए की गई थी क्योंकि राइट टू लाइफ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, राइट, और वो अगर किसी की का उल्लंघन होता है राइट टू लाइफ का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके परिजनों को जो है वो कंपनसेशन मिलता है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक मौलिक अधिकार का क्लियरली उल्लंघन है। बट इसमें स्टोरी में जाने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी 26 जनवरी 1950 को, राइट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करती थी, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुई, बट सुप्रीम कोर्ट से पहले जो कोर्ट थी जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते थे, जो 1937 से 1949 पर चली थी। और ये कहां पर थी? तो ये पार्लियामेंट हाउस में ही, जो प्रिंस का चैम्बर था वहां पर लोकेटेड थी। फिर बाद में आज की डेट में ये न्यू दिल्ली के अंदर मथुरा रोड में शिफ्ट हो गई है 1958 में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, पहले कोर्ट जो थी वो पार्लियामेंट हाउस का ही एक एरिया था, राइट। फिर बाद में जाकर इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया, जो आज की डेट में हम लोग को मथुरा रोड पर देखने को मिलती है न्यू दिल्ली के अंदर। 1958 में इसको शिफ्ट किया गया था। तो ये फैक्ट भी है बहुत इंपॉर्टेंट कि पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले जो कोर्ट थी वो कौन सी थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, 1937 से 1949 तक चली थी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि भैया देखो, जुडिशरी किसी के नीचे नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो निष्पक्ष तरीके से अपना डिसीजन ले सके, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बना के रखा है। जैसे लिखा है ना यहाँ पर कि पॉलिटिशियन जो है अगर वो जजेस के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कर लेंगे तो जजेस अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिशियन जो है वो जजेस के ऊपर कभी भी अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती, कोई भी रिच और पावरफुल पर्सन जो है वो कभी भी जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो उसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। बाकी और कुछ खास काम करनी है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो एक होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये लोअर लेवल की कोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। देखो 3 लेवल्स होते हैं कोर्ट के,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और ऑब्वियस ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे आपको ये वाली चीज पढ़ाने की तो आवश्यकता नहीं है, राइट। ये वाली चीज तो आई थिंक सबको जो है वो क्लियर है, राइट। एक लोअर कोर्ट भी होती है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। फिर आजकल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो है वो स्टैब्लिश की गई है, राइट। तो वो सब चीजें हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, हाई कोर्ट जो है वो पहली बार स्टैब्लिश की गई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में, और हाई कोर्ट जो दिल्ली की थी वो 1966 में जो है वो बनाई गई थी। और आज की डेट में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, और काफी सारी स्टेट्स जो है उनकी खुद की हाई कोर्ट है। बट अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो उनका कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी कॉमन हाई कोर्ट हम लोग को गुवाहाटी में देखने को मिलती है। और आंध्र प्रदेश यानी कि अमरावती के बारे में बात करें, और तेलंगाना यानी कि हैदराबाद के बारे में बात करें, तो इनकी सेपरेट हाई कोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है 1 जनवरी 2019 से। कुछ हाई कोर्ट जो है उनकी बेंचेस और भी अलग अलग पार्ट में हम लोग को स्टेट के देखने को मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश की बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की एक बेंच जो है, जैसे मेन तो जबलपुर में है, बट एक बेंच हम लोग को इंदौर में भी देखने को मिलती है, राइट। तो ऐसा सिस्टम है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये अलग अलग लेवल क्यों बनाए गए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या दोगे आप बताओ जरा, कि क्यों ये अलग अलग लेवल जो है वो तैयार किए गए हैं कोर्ट के, राइट। बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। इसके 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स में जानना जो है वो आपसे चाहूंगा, ठीक है। और ये अपीलेट सिस्टम एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, और वो हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, तो स्टोरी वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये पूरी स्टोरी हम लोग को नजर आ रही है, तो अपने लिए वो चीज काम की नहीं है। देखो, मैं आपको जो बता रहा था सबॉर्डिनेट कोर्ट, इसको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। इसको ट्रायल कोर्ट या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे की कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, सिविल जज की कोर्ट। तो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट भी हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि जब आईएएस ऑफिसर की रैंक पे आप लोग जाओगे, तब आप लोग भी अपनी खुद की कोर्ट भी स्टैब्लिश करोगे हफ्ते में एक दिन, पता है आपको। जन सुनवाई जिसको जो है वो कहा जाता है, वो भी एक प्रकार की कोर्ट होती है जो आईएएस ऑफिसर के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ रहा है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। अब देखो, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, क्रिमिनल मतलब जैसे कि चोरी हुई, वुमेन को हरास करना हुआ, डाउरी हुई, मर्डर हुआ, इस प्रकार के क्राइम जो होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ गए। सिविल लॉ के अंदर मतलब किसी के साथ जमीन को चीटिंग कर दी, राइट। किसी से सामान जो है वो परचेज आपने किया, बट उसने आपको गलत सामान जो है वो दिया, फिर आप कंज्यूमर फोरम पे जो है वो कर रहे हो, केस जो है वो फाइल कर रहे हो। रेंट से रिलेटेड मैटर है, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर है, राइट। तो ऐसे मामले जो होते हैं जमीन से रिलेटेड, वो सिविल के मामले होते हैं, जिसको दीवानी मामले भी हम लोग कहते हैं। और फौजीदारी मामला मतलब कि क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस जो होता है तो आप सबसे पहले एफआईआर जो है वो दर्ज करते हो, राइट। और यहां पर सिविल केस के अंदर जो है वो आप पेटिशन जो है वो फाइल करते हो, राइट, कोर्ट के सामने। अफेक्टेड पार्टी पेटिशन जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो फाइल करती है, फिर पूरे केस को जो है वो सुना जाता है। यहाँ पर एफआईआर होती है, फिर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है पूरे मामले को, फिर कोर्ट में डायरी जो है वो पेश की जाती है। अच्छा, एक व्यक्ति अगर गिल्टी साबित होता है क्रिमिनल केस में, तो उस आरोपी को जो है वो जेल भेज दिया जाता है और फाइन भी लगता है। बट सिविल केस के अंदर ये दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब जेल भी भेजने वाला भी प्रोविजन इसके अंदर रहता है, बट ज्यादातर मामले में जो है वो इसमें मतलब वो हो जाता है, कंपनसेशन वगैरह जो है वो देकर मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। अच्छा, एक डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में, पता है आपको, क्रिमिनल लॉ जो है या क्रिमिनल केस जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, वो एक सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, पता है आपको। सिविल इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी करी, किसी को जमीन जो है वो बेच दी और उसको पैसा नहीं दिया और रजिस्ट्री करवा ली, है ना, तो ये जमीन का मामला है, मतलब ये किस में चला गया, सिविल केस में चला गया। तो ये एक प्रकार से दो लोग के बीच का इशू है, या रेंट वाला मामला है,
ये डिवोर्स वाला मामला है, ये पर्सनल मामले हो गए, है ना। क्रिमिनल मतलब एक व्यक्ति जिसने किसी को छुरा मार दिया या चोरी करी, तो ये व्यक्ति तो उसका माइंडसेट ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट, वो इसको नहीं दूसरे को भी मार सकता है। तो इसीलिए क्रिमिनल के जो केसेस होते हैं ना, उसमें स्टेट की तरफ से, यानी कि सरकारी वकील जो है वो खड़ा होता है स्टेट की तरफ से, एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर मामले को जो है वो कोर्ट में पुलिस जो है वो प्रस्तुत करती है पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ। क्योंकि ये माना जाता है कि क्रिमिनल केस सिर्फ उस व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं हुआ है जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, बल्कि इस पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। यू हैव टू मेक दिस अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर। गॉट इट? समझ में आई? आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और भी लोगों को जो है वो इन्वाइट करिए। ठीक है। सभी सिटीजन इंडिया के जो हम लोग को देखने को मिलता है कोर्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ अगर बुरा हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, कोई उसको रोकेगा नहीं। ऑब्वियसली बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही है। कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो डायरेक्टली न्याय के लिए जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राइट। लीगल प्रोसीजर में जो है वो बहुत पैसा जो है वो लगता है, तो एक गरीब आदमी जो है वो कैसे चीजों को हैंडल करे, तो उसके लिए भी है भैया, उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर आई है कि गरीब लोगों के लिए जो है वो कोर्ट की तरफ से वकील भी जो है वो मिलता है। कोर्ट खुद अरेंज करती है वकील अपने खर्चों पे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1980s के समय पर एक मैकेनिज्म तैयार किया था, PIL, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, किसी कम्युनिटी के साथ अन्याय हुआ है, अब वो कम्युनिटी खुद केस फाइल नहीं कर रही है, तो उस कम्युनिटी के बिहाफ में आप केस फाइल कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड PIL। ये कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं किसी दूसरे के अधिकार के उल्लंघन के एवज में, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। कोई भी व्यक्ति PIL फाइल कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि यार किसी और व्यक्ति के या कम्युनिटी के जो है वो अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ये चीज जो है वो कोर्ट जो है वो 1980s के समय पर लाई थी कोर्ट ने, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे लीगल प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो गई। इवन या लेटर या फिर टेलीग्राम जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अगर पहुंचा दिया जाता है ना, तो उसको भी PIL के तौर पर देख लिया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दे सकते हैं। आजकल तो और इजी हो गया, सोशल मीडिया में आप देखो, ट्विटर, लोग ट्विटर का जो है वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले PIL का उपयोग जो है वो किया जाता था टू सिक्योर जस्टिस ऑन लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। सोचिए आप, जेल में लोगों को रखा गया, बंद करके रखा गया, उनकी जैसे 14 साल का कारावास था उनका कंप्लीट हो गया, फिर भी वो बेचारे जेल में ही है, थोड़ा ही नहीं जा रहा। ऐसे लोगों के लिए भी पहले PIL जो है वो फाइल हुई है। मिड डे मील जो बच्चों को जो है वो रिसीव होता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, ये कैसे रिसीव हुआ? बिकॉज ऑफ PIL। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मिड डे मील का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप जुडिशरी की इंपॉर्टेंस जो है वो डाल सकते हो। जो PIL सॉरी, जो मिड डे मील जो हम लोग को देखने को मिलती है, PM पोषण इसका नाम जो है वो नया हो गया है, तो वो PIL फाइल हुई थी, उसके तहत जो है वो शुरू हुआ है पूरी कंट्री के अंदर। कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिए थे। ठीक है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, एक बार सिविल सर्विसेज के अंदर UPSC में ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देखो 2001 में सूखा पड़ गया था राजस्थान ओडिशा के अंदर, काफी सारे लोगों को खाने की बड़ी समस्या आई थी। उस समय गवर्नमेंट के गोडाउन जो है वो पूरे ग्रेन से भरे हुए थे। राइट। और उसको चूहों चूहों ने जो है वो खा लिया था, बुरी तरह से खराब कर दिया था। इस सिचुएशन में हंगर बहुत ज्यादा जो है वो हो गई थी। और उस समय पर हम लोग को देखने को मिला कि हंगर एमिट्स प्लेंटी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको हम लोग PUCL के नाम से जानते हैं, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास PIL फाइल करी। और फिर आगे चल के कोर्ट का ये कहना था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के तहत हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें राइट टू फूड भी शामिल करो। और
ये कहा गया कि भाई देखो ये चीज गलत है कि गोडाउन्स के अंदर इतना ग्रेन होने के बावजूद भी जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि सभी को खाना जो है वो मिलना चाहिए। तो सोचिए, एक पीआईएल के तहत आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू फूड शामिल हुआ। तो सोचो पीआईएल जो है वो कितनी पावरफुल होती है। फिर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि और भी लोगों को जॉब पे रखो, खाने को और सस्ते प्राइस में जो है वो राशन शॉप्स में बंटवाओ, मिड डे मील जो है वो बच्चों को स्कूल्स में प्रोवाइड कराओ, अपॉइंट करो 2 फूड कमिश्नर को कि तुरंत के तुरंत गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए। देखिए पीआईएल सोचिए कितनी पावरफुल है। कॉमन पर्सन के लिए कोर्ट में जाना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, बट अब आसान हो चुका है। कैसे? अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। दूसरा, जगह जगह पर अब कोर्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है आज की रेट में, बट फिर भी आज की रेट में फिर भी कमी है, बट और हम इस चीज को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। तो ये सब चीजें हम लेकर आ रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। राइट टू लाइफ में राइट टू फूड शामिल किया गया, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी पूरा बताया। ठीक है। बस ये सब स्टोरीज वगैरह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ जो स्टोरीज होती है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो है वो पूछी जाती है। जजेस की स्ट्रेंथ आज भी जो है वो काफी ज्यादा कम है हमारे यहाँ पर। ठीक है, बस दैट्स इट। तो ये एक चैप्टर था हमारा, काफी अच्छा, जुडिशरी से रिलेटेड। अच्छा, एक्यूट क्या होता है? एक्यूट मतलब कोर्ट डिक्लेयर करती है एक व्यक्ति को नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम विच ही और शी वाज ट्राइड फॉर बाय द कोर्ट। यानी कि कोर्ट बोलती है ना कि दिस पर्सन इज एक्यूटेड, ऐसे करके बोलती है कि इसको जो है वो बाइज्जत बरी जो है वो कर दिया गया, तो एक्यूट। तो कोर्ट डिक्लेयर करती है कि एक व्यक्ति जो है वो गिल्टी नहीं है, उसको एक्यूट बोलते हैं। तो ये सब टर्म्स भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अपील करना कोर्ट में तो आपको ऑलरेडी पता है। कंपनसेशन, मुआवजा, जिसके बारे में आप जानते हैं। एविक्शन, इसका मतलब जो है एक व्यक्ति को जो है वो एक जमीन से या घर से निकाल देना, बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति को एविक्ट करो, हटाओ यहां से, निकालो इसको। वॉयलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन जो है वो किया गया। अब हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझेंगे। अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डिफरेंस बताया था सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में, है ना। अब उसी चीज को थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो जब भी हम किसी को देखते हैं कि वो कानून का उल्लंघन करता है, तो हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं कि कोई मारपीट कर रहा है या कोई एक ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट जिसको हम लोग गुंडे बोलते हैं, राइट। आज की डेट में आप गुंडे और ये सब बदमाश बोलना बंद कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, ये सोसाइटी के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ऐसा बोला करो। तो क्या होता है कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ टर्म्स यूज करने जरूरी हैं, तभी वो आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करेंगे कि एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है। अब देखो, रोल जो होता है पुलिस का वो क्या होता है? लोगों को अरेस्ट करना, ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है ना। अच्छा, लोगों को जनरली लगता है कि पुलिस जो है वो डिसाइड करती है एक व्यक्ति गिल्टी है कि नहीं, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है। पुलिस तो बस अपनी डायरी प्रस्तुत करती है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देती है, फिर कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, मुकदमा चलता है, और फिर कोर्ट के अंदर डिसाइड होता है कि वो व्यक्ति गिल्टी है कि नहीं। पूरे एविडेंसेस को जो है वो देखने के बाद, पूरी जुडिशियल प्रोसेस होने के बाद, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। चलिए, ये सब चीजें तो अपने लिए काम की नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये ट्रायल वगैरह जो है वो चल रहा है। हाँ, अब देखो, जो मैं आपको बोल रहा था ना, सरकारी वकील, क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें सरकारी वकील को हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर एक डिफेंस का लॉयर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा होता है उसकी तरफ से एक वकील खड़ा होता है, वो डिफेंस का लॉयर होता है। फिर जज होते हैं और पुलिस होते हैं। ये हम लोग को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये 4 की या इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पुलिस का जो है वो क्या रोल होता है इन्वेस्टिगेट करने में? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जानते ही हैं कि पुलिस जो है वो पूरे जितने भी लोग होते हैं पंचनामा करती है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, कि वो वहां पर जाती है स्पॉट पे, फिर वहां पर देखती है कौन कौन था कौन नहीं था, एविडेंसेस कलेक्ट करती है, राइट। तो ये सब चीजें पुलिस करती है, और फिर वो फाइनली अपनी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करती है। फिर कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है, और व्यक्ति गिल्टी है कि इनोसेंट वो जज डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं, जो पुलिस को फॉलो करना एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, और जो कि हमारे आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगर पुलिस किसी को इंटेरोगेट कर रही है, किसी को अरेस्ट कर रही है, पकड़ रही है, डिटेंशन का मतलब ये होता है कि पुलिस किसी को हिरासत में ले रही है।
तो वो जो चीज होती है उसमें गाइडलाइंस है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत करी, और वो चीज हम लोग को आर्टिकल 22 के तहत भी देखने को मिलती है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। राइट, अब देखो, पहला अधिकार ये होता है कि उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना कि भाई उसको अरेस्ट किस पर्पस के लिए जो है वो किया गया है, क्या कारण है उसके अरेस्ट होने का, तो उसको उसके अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने ये अपराध किया इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर ये रूल कहता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है, यानी कि जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करने का नियम है। फिर उस व्यक्ति को जो है वो ना टॉर्चर किया जाए ना मारा पीटा जाए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। राइट, और पुलिस के सामने जो व्यक्ति अगर कन्फेशन करता है, यानी कि किसी क्रिमिनल ने पुलिस के सामने कबूल लिया कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, बट आपको पता है कि कोर्ट में जो है वो उसके खुद के द्वारा दिया गया कन्फेशन मान्य नहीं होता, यानी कि वो कोर्ट में जाकर मुकर सकता है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है पुलिस वालों के लिए, स्पेशली आगे चल के आप में से जो लोग आईपीएस चूज करेंगे उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप बड़ी जिद्दोजहद से जो है वो इनको उठा लेते हैं, क्रिमिनल्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को आपके सामने तो ये कबूल लेंगे हाँ भाई साहब हमने किया है, बट कोर्ट में ये मुकर जाएंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एक बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से कम की है और एक महिला जो है उनको जो है वो पुलिस थाने जो है वो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब ये डी के बासु की गाइडलाइन आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ चीजें बताई हुई हैं, प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस प्रकार से अरेस्ट करना है, डिटेंशन करना है, इंटरोगेट करना है, और ये सब डी के बासु की गाइडलाइंस के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। तो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो अरेस्ट करते हैं, इंटरोगेट करते हैं किसी व्यक्ति को, तो उनका जो ड्रेसिंग होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उनके पास एक नेम टैग होना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके डेजिग्नेशन के साथ कि उनकी पोस्ट कौन सी है। फिर एक मेमो जो है वो तैयार किया जाता है अरेस्ट का, राइट, अरेस्ट के समय पर, जिसमें आप टाइम और डेट मेंशन करते हो, यानी कि पुलिस अधिकारी टाइम और डेट मेंशन करते हैं, और वहां पर कोई एक विटनेस के सिग्नेचर जो है वो लिया जाता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया गया है, और विटनेस के तौर पर उनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। राइट, और अरेस्ट मेमो जो है वो काउंटर साइन करवाया जाता है उस व्यक्ति से भी जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ, यानी कि उसकी भी मंजूरी होती है कि हाँ भाई ठीक है, पुलिस जो है वो अपने नियम के अनुसार पूरी कार्रवाई कर रही है। एक व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या वेल विशर को जो है वो इन्फॉर्म कर सके। इसलिए तो होता है कि कई बार किसी अपराधी को पुलिस अरेस्ट करती है और वो पुलिस अपराधी तुरंत बोलता है कि मेरे वकील को बुलाओ पहले, फिर मैं कुछ चीज बोलूंगा, है ना। तो ये चीज क्योंकि उसके पास डी के बासु गाइडलाइंस के तहत उसके पास अधिकार है। अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो बाहर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट और वेन्यू जो होता है कस्टडी का, वो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट के जो है वो उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, इन्फॉर्मेशन है। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है। एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो उसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करने लगती है, और जो ऑफिसर इन चार्ज जो होते हैं पुलिस स्टेशन के, यानी कि जैसे कि जनरली हम लोग को टीआई देखने को मिलता है, राइट, तो वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, राइट, और इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, राइट। और इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को ओरली दी जा सकती है या लिखित में दी जा सकती है। एफआईआर में डेट, टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट जो है और मतलब प्लेस ऑफ ऑफेंस की, अपराध कहां पर हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो रहती है, हर एक चीज है, डिस्क्रिप्शन रहता है पूरे इवेंट्स के बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट। तो ये सब चीजें, उसमें कौन कौन विटनेस है, कौन नहीं है, तो वो पूरी चीजें जो है वो जानकारी दी जाती है, राइट, प्रॉपर तरीके से। और फिर ये एक लीगल राइट होता है एक व्यक्ति का कि उसको एफआईआर की कॉपी जो है वो पुलिस प्रोवाइड कराए, वो भी फ्री में। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, उसका क्या रोल होता है? अब देखो, जो मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है, यानी कि एक अपराध जो होता है क्रिमिनल तौर पर, जैसे कि चोरी कर लेना या किसी को मार देना, वो सिर्फ उस पीड़ित व्यक्ति यानी कि उस विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, इसलिए उसको पब्लिक रॉन्ग माना जाता है, राइट, पब्लिक रॉन्ग। कि देखो लिखा है कि इसमें सिर्फ विक्टिम ही अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि एज अ सोसाइटी पूरी तरह से अफेक्टेड होगी, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो सरकार की तरफ से हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखो लिखा हुआ है स्टेट का इंटरेस्ट है। स्टेट में आपको पहली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस क्लासेस में, कि स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट की बात की जा रही है, सरकार की बात की जा रही है। तो सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, और रोल जो होता है प्रोसिक्यूटर का वो तब शुरू होता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है। फिर प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो फिर मुकदमा जो है वो चलाते हैं, राइट, स्टेट की तरफ से। और एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट
ये ड्यूटी होती है उनकी कि वो इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष तरीके से पूरी चीजों को जो है वो देखें और पूरी तरीके से विटनेस, एविडेंसेस, फैक्ट्स प्रस्तुत जो है वो करें, जिससे कि जजेस आराम से जो है वो डिसीजन अपना ले सकें। जजेस का क्या रोल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको देख ही दिया कि इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जजेस जो है वो कंडक्ट करते हैं अपने मतलब पूरे प्रोसीजर को, है ना। ठीक है, वो देखते हैं, एविडेंसेस देखते हैं, राइट, कानून के तहत जो है वो किसको कितनी सजा मिलनी है, नहीं मिलनी है, उस अकॉर्डिंग जो है उनको सजा जो है वो दी जाती है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल यही होता है कि भाई निष्पक्ष तरीके से जो है वो पूरी कार्रवाई हो कोर्ट की, उसी को बोलते हैं हम लोग फेयर ट्रायल। ठीक है, आगे की चर्चा करें। ओपन कोर्ट में ट्रायल हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार जो है वो सभी ट्रायल ओपन कोर्ट में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे रेप से रिलेटेड मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसे गंभीर जो मामले होते हैं उसको ओपन कोर्ट में जो है वो नहीं प्रस्तुत किया जाता है। वो बेसिकली विटनेस की और विक्टिम्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए होता है। वो आज की डेट में लाए गए कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस यही है पूरी कोर्ट के अंदर, ये इस प्रकार से चीजें चलती हैं। फेयर ट्रायल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। दैट्स इट। तो अक्यूज यानी कि आरोपी एक व्यक्ति हम लोग को देखने को मिलता है जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब एक व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के, तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोग जो है वो बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस एग्जामिन करना मतलब कि ये क्रॉस होता है, जैसे कि क्या होता है कि जब वकील वगैरह जो होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति से पूछताछ जो है वो करते हैं। विक्टिम से भी की जाती है और इससे भी की जाती है। अब जैसे विक्टिम से करेंगे डिफेंस के लॉयर, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, या असली में कोर्ट में अगर आपका आना जाना हो तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वकील जो है वो विक्टिम से जो है वो बातचीत करते हैं। बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, ये बहुत फंसाने वाली हरकतें होती है कई बार। ना मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कहा, राइट, मतलब सोचो आप, ना मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कहा, मतलब इतना घुमा के बोलेंगे कि वो उनका टर्मिनोलॉजी, मतलब वो जो जिस तरीके से लिखते हैं ना थ्योरी, उनकी वैसी ही रहती है यार। नहीं, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मैंने ये किया। अब कई बार इसमें मीनिंग ही चेंज हो जाता है, सामने वाले को, कॉमन आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या बोला गया है। कई बार ऐसा होता है, आप देखना कई बार। डिटेंशन का मतलब अरेस्ट कर लेना। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष तरीके से, फेयर होना, जस्ट होना। ऑफेंस का मतलब कोई अपराध। ठीक है, टू बी चार्ज फॉर अ क्राइम, किसी क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को जो है वो आरोपी बनाना। इसका मतलब ये कि ट्रायल जज जो है वो इन्फॉर्म करते हैं अपराधी को, राइट, लिखित में, कि ऑफेंस जो है वो, ये अपराध इसने ये किया है और इस अपराध के तहत जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। विटनेस तो आप जानते ही हैं कि कौन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की चर्चा करें। अब हम समझेंगे मार्जिनलाइजेशन। देखो यार, मार्जिनलाइजेशन कुछ भी नहीं है। सिंपल शब्दों में, जो हमारी सोसाइटी के पिछड़ा वर्ग जो होता है ना, उसको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो पिछड़ा वर्ग है, राइट। तो मेनली उनको जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो कहा जाता है। ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आते हैं अपन इस टॉपिक के अंदर। वैसे कुछ ज्यादा नहीं है इस टॉपिक के अंदर समझने वाली चीजें। जैसे आदिवासी हैं, आदिवासी जो है उनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है, कि एक क्षेत्र के ओरिजिनल लोग, ये कम्युनिटी जो है वो उस क्षेत्र में जो है वो रह रही हैं जमाने से, तो वो आदिवासी हो गए। लगभग 8% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी, ये फैक्ट आप मेंशन कर सकते हो। काफी सारे इंडिया के इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो आदिवासी एरिया में है, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, राइट, बोकारो, भिलाई, और भी काफी सारे एरियाज ऐसे हैं। ठीक है, अलग अलग 500 से भी ज्यादा आदिवासी ग्रुप्स इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी बहुत ज्यादा देखने को होती है। ओडिशा के अंदर 60 से भी ज्यादा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो पिछड़ा वर्ग, आदिवासी जो है वो अलग अलग प्रकार के ट्राइबल रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी से काफी डिफरेंट होता है इनकी प्रैक्टिस। ये पूजा पाठ भी जो करते हैं कई बार पेड़ की, पर्वत की, राइट, एनिमल्स की, राइट, स्पिरिट्स की, भूत प्रेतों की, और मतलब वही, मतलब आत्माओं की पूजा वगैरह, ये सब उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है।
तांत्रिज्म में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं कई सारे आदिवासी ग्रुप्स। ठीक है, तो सर में आगे आपको मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मतलब पिछड़ी कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार कई सारे नियम कानून जो है वो बनाती है, स्कीम जो है वो लेकर आती है। नियमगिरी हिल्स क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर है? आया भी है ये नियमगिरी हिल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ओडिशा के अंदर है। यहाँ पर डोंगरिया कोंड जो है वो रहते हैं, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। नियमगिरी जो है वो एक बहुत ही मतलब इस कम्युनिटी का जो है वो पूजनीय पर्वत है। यहाँ पर एक मेजर एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो प्लान कर रही थी कि यहाँ पर सेटअप करेगी माइंस वगैरह, रिफाइनरी वगैरह। अब इसके कारण आदिवासी कम्युनिटी को जाना पड़ गया। फिर उन्होंने रेजिस्ट किया कि नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वो चीज हो, और फिर केस जो है वो कोर्ट में जो है वो चला गया, PIL फाइल हो गई कि भाई आदिवासी कम्युनिटी को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, देखो आदिवासी लगभग 10,000 प्लांट की प्रजाति का उपयोग करते हैं। 8,000 प्रजाति मेडिसिनल पर्पस के लिए ही देखने को मिलती है। 325 पेस्टिसाइड्स में उपयोग की जाती है। 425 गम, रेजिन्स, डाइज इन सब में यूज की जाती है। 550 से फाइबर बनता है। 3500 के आसपास है वो खाने वाली हम लोग को देखने को मिलती है प्लांट की प्रजाति। तो बहुत नॉलेज होता है इन लोग को, आदिवासी पीपल को। काफी सारे आदिवासी बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं माल नरिश होते हैं, कुपोषित होते हैं। लिटरेसी इनमें काफी कम हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसके लिए सरकार जो है वो आज की डेट में स्कीम्स वगैरह के थ्रू काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है उनको सेफगार्ड करने की जो है वो बात की गई है, जिसमें ये भी आते हैं आदिवासी कम्युनिटी भी। इसलिए आप देखते होंगे कि आदिवासी ग्रुप्स के लिए उनका खुद का स्कूल जो है वो सेटअप किया जाता है, उनकी खुद की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम जो है दे आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का मुस्लिम 14.2% है। इनको भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी कंसिडर किया जा सकता है आज की डेट में, बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज, है ना, दूसरी कम्युनिटी के कंपैरिजन में ये इनकी पॉपुलेशन का में पिछड़े हैं, राइट। एंड ओवर द ईयर्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है वो उनका हो नहीं पाया ठीक ठाक। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बट कंपैरेटिवली हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी में आदिवासी कम्युनिटी को ही क्यों रखते हैं? बिकॉज वो और भी ज्यादा पिछड़े हैं। जितना मुस्लिम्स के पास डेवलपमेंट है उससे मतलब बहुत ही कम डेवलपमेंट जो है वो आदिवासी कम्युनिटी के पास है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। बोलो हाँ या ना? यस। है साचर कमेटी की रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। सरकार ने क्या किया 2005 में, राजेंद्र साचर जो जस्टिस है, जस्टिस राजेंद्र साचर जो हेड थे कमेटी के, इसलिए उस कमेटी को बोलते हैं हम लोग साचर कमेटी। तो इसको बनाया, और किस पर्पस के लिए बनाया? ये जांच करने के लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया के अंदर है उनका क्या स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस। तो बताया ये गया कि 25% मुस्लिम के बच्चे जो है जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है, have either have been enrolled in school or have dropped out. This percentage is much higher than that of any other socio-religious community. देखिए आप अगर इवन मतलब दूसरी कम्युनिटीज के बारे में भी अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें, तो दूसरी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में मुस्लिम कम्युनिटीज के बच्चे जो है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, राइट। इनका भी जो आंकड़ा आ रहा है, फिगर आ रहा है, वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरह ही आ रहा है। तो इन्होंने भी सजेस्ट किया कि भाई देखो ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ, राइट, क्योंकि ये भी जो है वो पिछड़े हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। यस, तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग मुस्लिम बच्चों की 7 से लेकर 16 साल की, वो और भी ज्यादा लो है दूसरे सोशियो रिलीजियस कम्युनिटी के कंपैरिजन में, जो हमने अभी ये देखा था, राइट। यहां पर नहीं है, मेरे ख्याल से पीछे कहीं होगी, तो आपको अभी उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। यहां पर आपको किस चीज को पढ़ना है? साचर कमेटी। तो याद रखना साचर कमेटी 2005 में लाई गई थी, और मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की कैटेगरी में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, उस पर ये डिसीजन लेने पर रिपोर्ट थी। अब गाइस देखो, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की कैटेगरी में रखा जाए, यस और नो? अब देखो, इस पे हो सकता है कि आपका आंसर होगा यस, हो सकता है आपका आंसर होगा नो। बट मेंस के अंदर आपको आंसर जो है वो क्या लिखना है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर जो है वो डिसाइड की जाती है कि कौन सी कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड होगी या कौन सी नहीं होगी। और उसके पीछे काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, राइट, जैसे कि लिटरेसी का हुआ,
राइट, जैसे कि डेवलपमेंट का हुआ, जैसे पक्के घर की अगर हम बात करें, है ना, उनकी सोसाइटी कैसी है, राइट, तो वो बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है, सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर या सिर्फ कुछ इकोनॉमिक टर्म्स के आधार पर नहीं देखा जाता। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि साचर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कुछ मिथ थे ऐसे जो कॉमनली, मतलब साचर कमेटी कॉमन तौर पर ये बोल रही थी कि मुस्लिम पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ मदरसास भेजते हैं, और ये कहा गया कि 4% ही मुस्लिम बच्चे जो है वो मदरसास में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये कमेटी जो है वो गलत है। और 66% जो है वो गवर्नमेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं, 30% जो है वो प्राइवेट स्कूल अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, बट साचर कमेटी ने क्लियरली बोल दिया कि ये तो मदरसाज ही भेजते हैं सबके सब, तो ये आउटडेटेड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मार्जिनलाइज का मतलब आज की डेट में SC ST कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। आगे चर्चा करें तो हिरार्की तो आपको ऑलरेडी पता है, हिरार्की जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, टॉप टू डाउन वगैरह काइंड ऑफ, जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर होता है, एक हिरार्कियल सिस्टम है। दलित जो है वो लोएस्ट एंड पे हम लोग को देखने को मिलता है, याद आ रहा है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब देखो एक और शब्द है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, घेटो। घेटो बेसिकली एक एरिया या लोकेलिटी होता है जहां पर एक ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जैन कम्युनिटी के लोग जो है वो एक ही जगह पर एक साथ रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो एक ही जगह पर एक साथ जो है वो आपको मिलेंगे, उनका एक पूरा एरिया रहेगा, यस। तो उसको गेटोजाइजेशन कहते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि हमें देखने को मिलता है कि एक ही जगह पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, एक मेंबर जो है वो रहते हैं मेनली। अब मेन स्ट्रीम जो है वो क्या है, तो अब नदी की जैसे मेन स्ट्रीम होती है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ कस्टम, कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो की जाती है डोमिनेंट कम्युनिटी के द्वारा, तो उसको मेन स्ट्रीम के तौर पर जो है वो कहा गया है। डिस्प्लेस मतलब किसी को विस्थापित कर देना, अपनी जगह से जो है वो निकाल देना। मिलिटराइज एक ऐसा एरिया जहां पर आर्म फोर्स जो है वो रहती है। माल नरिश का मतलब कुपोषण। तो ये चीजें हो गई। अब मार्जिनलाइजेशन को जो है वो कैसे दूर कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है भाई कि हमें पिछड़े, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाए, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, जैसे आर्टिकल 17 के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की अनटचेबिलिटी को अबॉलिश जो है वो किया जाए। आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है ना। फिर सरकार के काफी सारे कानून है, जैसे एट्रोसिटी एक्ट हुआ, तो इस प्रकार के कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। सरकार पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स लेकर आती है जो बैकवर्ड कम्युनिटी जो है उनको वो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, काफी सारी स्कीम्स होती हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इवन सरकार उनकी कल्चरल जो प्रैक्टिसेस वगैरह जो होती है, कस्टम्स वगैरह जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफी प्रयास जो है वो करती हैं, उनका कंजर्वेशन किया जाता है उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस का। देखो ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, SC ST का कानून ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये कानून के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो चीज काम की होगी वही मैं आपको मेनली जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज काम की नहीं होगी वो आपके लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए सरकार जो है वो कानून लेकर आई। देखो ये लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। ये कानून जो है वो सरकार 1993 में लेकर आई थी, गवर्नमेंट ने पास किया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का हम लोग को देखने को मिला कि हाथों से कोई भी जो है वो सफाई नहीं करेगा बिना प्रोटेक्टिव गियर के। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस कानून के तहत जितने भी जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको जमीन जो है वो दी जाती है, एक पर्टिकुलर लैंड जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो किन किन चीजों पर इनका अधिकार होगा आदिवासी लोगों का, तो वो पूरा डिसाइड जो है वो किया जाता है। तो ये चीज है, तो सरकार वेरियस पॉलिसीज के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू जो है वो आदिवासी पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो काम करती है। तो ये था इस पूरा वो टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।
आगे की चर्चा करें तो आगे के टॉपिक वैसे मैं आज लेने नहीं वाला था, बट थोड़ा सा ही टॉपिक है तो वो लेकर हम लोग जो है वो इसको फिनिशअप जो है वो करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है यार, पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो क्या क्या होती है, मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चैप्टर है इसके बाद वाले उतने कुछ खास है नहीं कि जिसके बारे में आपको ज्यादा मतलब पढ़ना पड़े। तो आपको ऑलरेडी पता है भाई, सरकार जो है वो ये पानी की व्यवस्था जो है वो प्रोवाइड कराती है, बट हाँ मैनेजमेंट इज द मेजर इशू, राइट। फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू क्लीन वाटर भी आ चुका है, आपको ऑलरेडी पता होगा। और ये कैसे आया है, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग को देखने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। आज की डेट में सरकार कर रही है ना अपनी स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह के थ्रू स्वच्छता पर, सैनिटेशन पर जो है वो काम कर रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन गारंटी देता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीजें हम लोग को नजर आ रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पब्लिक फैसिलिटीज के लिए पैसा कहां से आता है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल करती है पब्लिक से, फाइन चार्जेस करती है। अब पानी का बिल जो है वो पे करते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे सरकार की सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो आगे चल के हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे काफी डेप्थ में, डिटेल में। फिर ऐसे करके सरकार पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, चाहे वो रेलवेज हो, मेट्रो हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। यस, तो ये सब चीजें। सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरियाज इन इंडिया शुड बी 135 लीटर। ये फैक्ट ध्यान में रखना है थोड़ा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सोच रहे हो कि सर आप इतनी तेजी तेजी से कई बार पेजेस जो है वो आगे बढ़ा देते हो, तो गाइज ये मुझे 20 बार हो गया है कि मैं इन पेजेस से जो है वो होकर गुजर चुका हूं, तो आई नो वेरी वेल कि कहाँ पर कौन सी चीज जो है वो काम की आप लोगों के लिए। तो उस पर आप बिल्कुल शक मत करना, क्योंकि एट द एंड मैं आपको एग्जाम पे दिखाऊंगा कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। तो देखो, बस आप नोट डाउन बस करते आना और रेगुलरिटी मेंटेन करना, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट बेनिफिट। एंड दिवाली के बाद से हम लोग वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस आल्सो, यानी कि अपन प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। एक अलग क्लास में एलोकेट करूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग टिल टिल दिवाली, क्योंकि अभी इस फंक्शंस वगैरह के चलते, क्योंकि नवरात्रि और इन सब उसमें काफी फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा डिले हो जाता है चीजें। बट ठीक है, आपको फंक्शंस वगैरह पर ज्यादा फोकस नहीं करना, पढ़ाई पर फोकस करना है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि स्पीड अप, वी विल गोइंग टू स्पीड अप आफ्टर दिवाली। देखो ये चीज ध्यान में रखना है, 135 लीटर पर डे, लगभग 7 बकेट पानी जो है वो यूज किया जाता है। कहां पर, अर्बन एरियाज पर, एक व्यक्ति के द्वारा, सोचो आप। और ये स्टैंडर्ड जो है वो सेटअप किया गया अर्बन वाटर कमीशन के द्वारा। और लेस देन 20 लीटर्स अ डे पर पर्सन, यानी कि एक बाल्टी पानी जो है वो मिलता है। कहां पर, किस क्षेत्र में, जहां पर लोग स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में रहते हैं। सोचो आप, लोग जो लग्जरी होटल्स में रहते हैं वो 1600 लीटर यानी कि 80 बकेट पानी पर डे जो है वो बर्बाद कर दें। देखा होगा आपने, बाथ टब में लेटे हुए रहते हैं। ठीक है, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पोर्टो का एक सिटी हम लोग को ब्राजील के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफी सारे गरीब लोग सिटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ हमें देखने को मिली एज कंपेयर टू अदर सिटीज इन द वर्ल्ड। सोचो आप, इस क्षेत्र में ब्राजील का एक एरिया है जहां पर म्युनिसिपैलिटी ने इतना अच्छा काम किया कि यहाँ पर बहुत कम छोटे बच्चों की डेथ हो रही है। क्या हुआ कि सिटी के वाटर डिपार्टमेंट ने जो है वो सेफ वाटर का एक्सेस प्रोवाइड करा दिया। ये मेन रीजन था कि इन्फेंट डेथ कम हो गई, क्योंकि देखो पानी में ही बहुत सारे कीटाणु होते हैं, राइट। और इसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि इन्फेक्शन होते हैं बहुत सारे, क्योंकि पानी ही तो, भाई आप अगर साफ पानी नहीं पियोगे तो, जैसे लोग काफी सारे लोग बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं कि हाँ, कि हम तो कहीं का भी पानी पी लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं का भी पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, ये आर ओ ये सब चीजें जो है वो बेकार है। देखो भाई, ठीक है, आर ओ अगर आपको यूज नहीं करना तो एटलीस्ट बॉइल्ड पानी पियो,
एटलीस्ट ये इंश्योर कर लो कि जहां से आप पानी पी रहे हो वो सेफ है कि नहीं है। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, काफी सारे मेरे दोस्त लोग ही हैं कि कहीं पर भी गाड़ी रोकी हमने और वहां पर अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल की कोई, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक है यार वो पानी खराब है अच्छा है क्योंकि वो वहां के लोग वर्कर्स वगैरह पी रहे हैं, बट एटलीस्ट यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। भाई यू नेवर नो कि वो पानी खराब है कि अच्छा है, यू डोंट नो। फिर बीमार पड़ोगे तो क्या होगा, नुकसान आप ही का होगा, काम नहीं कर पाओगे, कमा नहीं पाओगे, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो फिर और दिन लॉस होगा। तो मेक योर, मतलब एक हाइजीन मेंटेन करो यार, दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर। आप कभी भी ऑफिसर को नहीं देखोगे कि वो हर कुछ डाइट जो है वो ले रहे हैं और हर कुछ कर रहे हैं। दे मेंटेन अ वेरी डिसिप्लिन डाइट एंड अ हैबिट। ठीक है। एवरेज प्राइस जो है वो पानी का जो है वो लो रखा गया कि पुअर जो है उनसे और भी कम चार्ज किया जा रहा था। तो जो भी प्रॉफिट जो है वो डिपार्टमेंट बना रहा था उसका उपयोग पानी सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए लोग कर रहे थे। तो कितना अच्छा इन्होंने अचीव कर लिया। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो सकता है अगर पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड कराएं। तो ये सजेशन आप लिख सकते हो अपने मेंस के अंदर। तो ये चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए हमने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। राजकोट सैनिटेशन कमेटी है, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो सरकार पब्लिक सर्विसेज के थ्रू जो है वो बहुत सारी चीजों पर फोकस करती है। सैनिटेशन क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, कंपनी के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि सबको जो है वो पहुंच हो सके सबके पास। बेसिक नीड्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लोगों की बेसिक नीड। लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है। वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, ये कौन है, इनके बीच में एक रिलेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक रूल्स के थ्रू चलेंगे और इनके ऊपर निगरानी कौन रखेगा, सरकार। यही तो होता है। अगर आपको कोई, जैसे एक वर्कर है, ठीक है, वर्क कानून जो है बना है किसके लिए, वर्कर्स के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट। क्यों जरूरी है कि कोई एम्प्लॉयर जो है वो किसी एम्प्लॉय को जो है वो एक्सप्लॉइट ना करे, कम पैसे में जो है वो उससे ज्यादा टाइम तक जो है वो काम ना कराए। तो ये हेल्प किसको कर रहा है, सभी वर्कर्स को हेल्प कर रहा है, सभी लेबरर्स को। ऐसे ही सब लोगों के लिए अलग अलग कानून है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कि कोई उनको चूना जो है वो ना लगाए। देखो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 का बैन कर दिया है कि बच्चे जो है 14 साल से कम की उम्र के, राइट, in all occupations and adolescents in hazardous occupation and processes are totally banned। मतलब 14 से 18 साल। अब देखो पहली चीज तो यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, बट जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक क्लैरिटी और हो जाएगी कि 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, तो यानी कि माइनर्स लोग जितने भी हैं, तो उनको हर प्रकार के ऑक्यूपेशन से बैन किया गया है कि उनको जॉब नहीं करनी है, वो फोकस करें सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होता है, चाइल्ड लेबर हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो पनिशमेंट भी है, 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा, 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना। ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, 2 और 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो रिलीज हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। और वहां से कहा जाता है कि एक ट्रेन भी गुजरी थी, उस ट्रेन में भी मौजूद काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उससे रिलेटेड तो वो एक वेब सीरीज भी आई है यार, माधवन की, वो भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है। बहुत स्थिति खराब हुई थी भोपाल में। मैं तो खुद भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि आज भी वो जो फैक्ट्री है उसमें रेडिएशन आज भी हैं। मेरे पिताजी, जिस समय ये वो हुआ था ना, गैस लीक हुई थी, तो उसके नेक्स्ट डे मेरे पिताजी को बुलाया गया था, कोई अंदर जाने के लिए रेडी नहीं था, तो मेरे पिताजी मास्क लगा के जो है अंदर गए थे और उन्होंने वहां पर फोटो खींची थी। माय फादर इज अ फोटोग्राफर। तो उनने वहां पर फोटो खींची थी अंदर जाकर, पूरे मास्क इक्विपमेंट्स उनको पहनाए गए थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स तक अंदर जाने से इनकार कर रहे थे। और वो फोटो बहुत ज्यादा जरूरी थी एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। तो मेरे फादर से जब कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा, तो वो गए थे। और
जो भी सर्वाइवर्स थे, पता है, यूनियन कार्बाइड के ऊपर $3 बिलियन का कंपनसेशन केस फाइल किया था। और यहाँ पर एक भोपाल मेमोरियल करके एक हॉस्पिटल है भोपाल के अंदर, तो वो गैस पीड़ित जो थे ना लोग, उनके लिए बनाया गया है कि उनके उनके कार्ड बने हुए हैं, गैस राहत कार्ड ऐसा करके कार्ड है एक। मेरे फादर का भी बना हुआ है, मेरा तो बर्थ नहीं हुआ था उस समय। वर्कर्स कौन है, तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी रहो पता है भाई। अब वर्कर्स के अधिकार भी तो होते हैं, वर्कर्स के अधिकार को बचाने के लिए सरकार जो है वो कानून बनाती है। अब जैसे इतने सारे वर्कर्स, उनकी जान चली गई, तो उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है। देखो लिखा हुआ है, एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी को कहा गया कि 8 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन के तौर पर दो टूरिस्ट को, क्योंकि उनकी फॉरेन ट्रिप जो है वो पुअरली मैनेज थी। उनको डिज्नीलैंड और शॉपिंग करने नहीं दिया गया पेरिस के अंदर। तो क्यों विक्टिम जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के, उनको इतना क्यों, मतलब जैसे उनको 8 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला, तो इतना क्यों पेन में वो रहे, काफी सारे लोगों की जान चली गई, बट फिर भी उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया ज्यादा। सब करप्शन है बॉस, करप्शन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज भी आपको समझनी है साइमल्टेनियसली। 1984 में जब ये कांड हुआ था, तो उस समय तो ऑलरेडी यार देखो बहुत कम कानून थे जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते थे इंडिया के अंदर। आज की डेट में देखिए आप, इंटरनेशनल लेवल पर कानूनी कानून आपको दिखाई देंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज तो आज की डेट का मेजर इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये सब केसेस वगैरह को याद वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एनवायरमेंट भी एज अ पब्लिक फैसिलिटी के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है। इसलिए तो आज की डेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। ये भी राइट टू लाइफ के अंदर आ गया, पता है आपको, कि क्लीन एयर में सांस लेना, ये भी राइट टू लाइफ का हिस्सा बन चुका है। काफी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी, ये कई बार जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के पास आकर अपने जितने भी पल्यूटेंट्स है वो डंप कर देती थी, कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को जो है वो कचरा या दूसरों को पॉल्यूशन में जो है वो डाल दो। देखो लिखा है, एडवांस कंट्रीज अपने टॉक्सिक और हजार्डस इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट वगैरह होते थे, या फिर कई बार ऐसी टॉक्सिक इंडस्ट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सेटअप कर देती थी, जहां पर कानून काफी वीक है और इजिली वो सेटअप हो जाए, तो उनकी कंट्री में पोल्यूशन ना हो, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पोल्यूशन हो, और डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंडस्ट्री बना के दे, वो उसका पूरा बेनिफिट जो है वो डेवलप कंट्री को मिले। सोचिए आप, इंसान जो है वो कितना मतलबी है। तो ये सब मतलब जो है वो इंसान उठा ना पाए, इसलिए तो आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की। कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, वर्कर्स यूनियन क्या होता है, आई डोंट थिंक मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला पूरे बुक जो है वो फिनिश हो जाती है। आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, बुक की पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी जाती है। और अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, बट उससे पहले 1 मिनट रुको, मैं आपको बता दूं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कवर करेंगे 11th क्लास की सोशियोलॉजी, क्योंकि अभी अभी हम लोग सोसाइटी की क्लासेस जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 3 क्लासेस कवर कर, 3 बुक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और बाकी बुक की कंप्लीट लिस्ट सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और लिंक के थ्रू ही जो है वो ज्वाइन कर पाओगे आप नीचे, और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। चलिए, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।